आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो की हम शुरुआत जिस टॉपिक से करने वाले हैं, निस्संदेह आपको उस टॉपिक को सुनने के बाद काफी आश्चर्य भी होगा और कहीं ना कहीं अब आपके मन में पहली बार जो खतरे की भावना है वो जरूर आएगी। हम बात कर रहे हैं चाइना के 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के बारे में। दोस्तों, जब 2019 में चाइना के चेंगडू कॉरपोरेशन ने पहली बार ये अनाउंसमेंट करी थी कि वो 6th जनरेशन कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, तो उस समय इस स्टेटमेंट का काफी उपहास किया गया था, काफी मजाक उड़ाया गया था और ये कहा गया था कि चाइना अमेरिका का जो एनगैट प्रोग्राम है उसको काउंटर करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उनके पास वो टेक्नोलॉजीज नहीं है कि वो ऐसा एयरक्राफ्ट विकसित कर सके। और उसके बाद जुहाई एयर शो हाल ही में जो आयोजित किया गया था, वहां पर एक स्केल मॉडल भी दिखाया गया था 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का। तब भी चीजें इतनी गंभीरता के साथ डिस्कस नहीं करी गई, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ, जिसके हम प्रत्यक्षदर्शी बने, निसंदेह अब वो चीजें हमारे सामने प्रमाण के तौर पर उपलब्ध है कि न सिर्फ चाइना उस समय सीरियसली 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट पे काम कर रहा था, बल्कि आज उनके 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान भी हो चुकी है। पहले शुरुआत में दोपहर में जब अपडेट्स निकल के आई, कुछ पहली पिक्चर्स निकल के आई, तो ये माना गया कि ये एक र्यूमर है, ये सीजीआई इमेजेस हैं जो कि इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लेकिन जब से इस फर्स्ट फ्लाइट का वीडियो सामने आया है, सब काफी ज्यादा हतप्रभ है, सब काफी ज्यादा आश्चर्यचकित है कि आखिरकार चाइना कितना फास्ट डेवलपमेंट कर सकता है किसी चीज का, क्योंकि चाइना ने चंद वर्षों में 6th जनरेशन फाइटर का कॉन्सेप्ट को डिसाइड किया और आज उसकी पहली उड़ान को आयोजित भी कर लिया। और चाइना का ये जो नया नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट है, इसको लेकर ये क्लेम किया जाता है कि इसमें बहुत सारी जो नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, एडवांस स्टेल्थ फीचर्स हो गए और ओमनी डायरेक्शनल सेंसर सिस्टम हो गए, ये सारी चीजें इसमें इनकॉर्पोरेट करी गई है। और क्लेम तो ये भी किया जाता है कि इस एयरक्राफ्ट जैसा कोई भी एयरक्राफ्ट इस समय उपलब्ध नहीं है। हाँ, अगर आप इसको एनगैट से कंपेयर करते हैं तो एनगैट की स्पेसिफिकेशन अभी पब्लिक के सामने रिवील नहीं करी गई है, इसलिए अभी हम ये तो नहीं कह सकते कि एनगैट से अच्छा है, लेकिन फिर भी चाइना ने वो काम करके दिखा दिया है जिसके लिए उन्हें क्रिटिसाइज किया जाता रहा था। हालांकि चाइना का प्लान ये है कि 2035 से पहले वो अपने स्टेल्थ फाइटर को, जो कि 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, उसको ऑपरेशनल करना चाहते हैं। और इसी पर बात करते हुए चाइना के जो चेंगडू कॉरपोरेशन है, उसके चीफ डिजाइनर वैंग हेनफेंग ने यह कहा है कि हम 2035 के पहले इसके सभी क्रूशियल टेस्ट को कंप्लीट करके इसको प्रोडक्शन रेडी बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पर जो ऑनलाइन पिक्चर्स सामने आ रही हैं, उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये चाइना का टॉप सीक्रेट प्रोग्राम था जो कि अब उड़ान भर चुका है। और इस 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये अब अमेरिका के एनगैट, जिसको नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस फाइटर, यूरोप का जो एफकैश है यानी फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम, और ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम जिसको जीकैप के नाम से जानते हैं, उसको सीधी टक्कर देगा। और निस्संदेह अभी क्योंकि जो जी कैप है और एफ कैश है, ये कॉन्सेप्ट स्टेजेस में है, ये बनके तैयार नहीं है और एनगैट को लेकर के भी क्लियर रिपोर्ट्स नहीं है कुछ भी, लेकिन चाइना ने जो उड़ान है इसकी वो भी आयोजित कर ली है। अब अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य से बात करें तो भारत के लिए ये चीजें तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो रही हैं। एक तरफ जहां भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कमेटी का गठन कर रही है जो सिर्फ ये देखे कि आखिरकार जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है वो रफ्तार से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम सिर्फ कमेटी का गठन करते जा रहे हैं, हम प्रैक्टिकली काम नहीं कर रहे हैं। अभी तक हमसे एमआरएफए फाइनलाइज नहीं हो पाया, जो कि 2022 से 23 के बीच में ही हो जाना चाहिए था। अब तक तो कॉन्ट्रैक्ट साइन होकर के एयरक्राफ्ट के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने इस प्रोग्राम को अभी तक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी ही नहीं दी है। रही बात अब डिफेंस एक्सपर्ट्स की और भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारी की, तो एज यूजुअल आप जानते हैं कि उनकी तरफ से क्या कहने को मिलेगा और हमें क्या सुनने को मिलेगा। अब तो यहाँ पर पछतावा हो रहा है कि आखिरकार हमने क्यों 2018 में एफजीएफए प्रोग्राम छोड़ दिया। एक समय जिस डिसीजन को बहुत सेंसिबल माना जा रहा था, अब उसी डिसीजन को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्योंकि हम अगर एफजीएफए प्रोग्राम में होते और जिस प्रकार का हमने टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन देखा है SU-57 के अंदर, तो आज हमारे पास SU-57 MKI यानी जो SU-30 MKI हम ऑपरेट करते हैं, उसी से एक जनरेशन ऊपर जो SU-57 MKI था वो हमारे पास आ सकता था। और अब तो भारतीय वायुसेना के पूर्व एयर मार्शल बोल चुके हैं कि अगर हम वाकई चाहते हैं कि हम चाइना की बढ़ती एयर सुपीरियरिटी को चैलेंज करने के लायक हो सके, तो हमें तत्काल तौर पर जो 5th जनरेशन फाइटर्स हैं, अब इनकी जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि चाइना 300 से ज्यादा जो J-20 है उनके टारगेट को लेकर ऑलरेडी चल चुका है। ये 35 बड़ी संख्या में पाकिस्तान को मिलने वाले हैं।
पाकिस्तान को लेकर तो मीडिया में ये क्लेम किया जा रहा है कि 2000 तकरीबन 27 से 28 तक उनके पास 40 से 45 की संख्या में जो J-35 है वो आ जाएंगे। लेकिन भारत के पास क्या है? भारत के पास कुछ भी नहीं है। भारत के पास 2 दशक में जो लेटेस्ट एक्विजिशन था वो राफेल के नाम पर था, जहां पर हमने सिर्फ 36 की संख्या में राफेल फाइटर्स को खरीदा। और अभी हमने हाल ही में एडिशनल 12 सुखोई 30 MKI की डील को फाइनलाइज किया। अब इससे ताकत में कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा, बल्कि सुखोई 30 MKI इसलिए खरीदे गए थे क्योंकि हम खाना पूर्ति कर सके उस रिक्त स्थान की, जो कि अलग अलग हादसों में हमने सुखोई 30 MKI गंवाए हैं। अब डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि चाइना ने 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को उड़ाकर ये तो क्लियर कर दिया है कि वो कुछ भी कर सकते हैं जो वो चाहते हैं। और इस प्रकार के जो सीक्रेट प्रोजेक्ट है अब भारत के साथ साथ अमेरिका के ऊपर भी जो मनोवैज्ञानिक दबाव है वो बनाने का काम करेंगे। लेकिन अब इसके 2 पहलू हैं। अब यहाँ पर डिसाइड होगा कि भारत का जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट है वो किस दिशा में जाएगा। या तो भारत अब मामले की गंभीरता को देखते हुए जो पेंडिंग प्रोग्राम है इसको फाइनलाइज करेगा, या फिर दूसरी चीज ये हो सकती है कि हम अभी भी जो अफसरशाही है या जिसको ब्यूरोक्रेसी कहते हैं और लेट लतीफी है, इसके चलते भारतीय वायुसेना की जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी है उससे कॉम्प्रोमाइज कर लें। भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारी ये कहते हैं हमारे पास अब सबसे बेहतरीन ऑप्शन यही है कि हम जो मौजूदा 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है उनको एक्सेस प्राप्त करें, क्योंकि अब यह हमारे लिए आवश्यकता नहीं बल्कि अब यह हमारे लिए सिक्योरिटी का मामला है। और सिक्योरिटी से अगर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते तो अब MRFA का चैप्टर खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अब रेस 4.5 जनरेशन और 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की नहीं रही। अब रेस है 6th जनरेशन और 5th जनरेशन के बीच में, और हमें उन ऑप्शंस की तरफ अब तत्काल तौर पर देखना चाहिए जिनको हम तुरंत एक्वायर कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं अब यहीं से जो Su-57 फैलेंट की पृष्ठभूमि है वो स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि अब अगर हमने FGFA की तरफ ध्यान नहीं दिया, अब कुछ लोग अब यहाँ पे जाहिर सी बात है भाई एमका को लेकर के भी बात करेंगे कमेंट सेक्शन में, उनको हम बता दें कि अभी एमका को जो सबसे बड़ा अपडेट उसमें यही है कि सिर्फ CCS अप्रूवल मिला है, फंड्स रिलीज कर दिए गए हैं। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आप 2030 तक एमका को भारतीय वायुसेना का हिस्सा बना लेंगे, भाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि HAL का जैसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और जैसी हरकतें चल रही है उसको देखकर नहीं लगता कि एमका 2030 तक ये बना पाएंगे, या यूं कह ले बनाने का हम नहीं बोल सकते, हम प्रोडक्शन रेडी की बात करें, प्रोडक्शन रेडी कर पाएंगे। गिरी से गिरी हालत में एमका को अभी 1 दशक का समय लगने वाला है, और 1 दशक में जब हम एमका का प्रोडक्शन शुरू कर रहे होंगे, चाइना ऑलरेडी 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को इंडक्ट कर चुका होगा। एक बार को हम पाकिस्तान को मान लेते हैं कि चाइना 5th जनरेशन देगा, तब भी हमारे पास जो एयरक्राफ्ट की कमी है उसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे? ऑप्शन हमारे पास ज्यादा नहीं है। अब यहीं पे जो ओपिनियन है वो यही कहता है कि FGFA को सिलेक्ट करना चाहिए, और रशिया अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील दे रहा है 60 की संख्या में Su-57 फैलन की, तो भारत को बिना सोचे बहुत ज्यादा दिमाग लगाए अब इस डील को फाइनलाइज कर लेना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है MRFA का चैप्टर खत्म होने जा रहा चाहिए और FGFA की तरफ हमें फोकस करना चाहिए? आप अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।